हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। अक्सर आप फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन के ट्रैप में जरूर फंसे होंगे और कई बार एक प्रॉफिट की उम्मीद में आपको नुकसान जरूर पहुंचाया होगा इस फेक ब्रेकआउट ने। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी फेक ब्रेकआउट के ट्रैप में नहीं फंसेंगे, इस बात का मैं आपको एश्योरेंस दे देता हूं। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर सिर्फ दो ही मेथड से समझाऊंगा कि आप कैसे फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट मैं फ्रीक्वेंटली लाता रहता हूं और हमारा एक छोटा सा टारगेट भी है, हम जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आप लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तो जानते ही होंगे, मैं फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूं। अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस को ऊपर की डायरेक्शन में तोड़ती है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। अगर प्राइस किसी सपोर्ट को नीचे की डायरेक्शन में तोड़ती है तो उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। अब साइकोलॉजी क्या है मैं वो समझा देता हूं आपके साथ क्या होता होगा। देखिए, अगर प्राइस एक चैनल में चल रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्राइस ने ऊपर गई, फिर एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस नीचे गई, एक सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस ऊपर गई, रेजिस्टेंस 2 बनाया, फिर प्राइस नीचे गई, एक सपोर्ट 2 बनाया। कहां पर सपोर्ट 2 बनाया? जहां पर सपोर्ट 1 बना। उसी तरीके से रेजिस्टेंस 2 भी वही बनाया जहां के जिसके आसपास रेजिस्टेंस 1 बना। अब देखिए, जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस को तोड़ती होगी तो आपको क्या लगता होगा कि अगर प्राइस ने भाई क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ पर नहीं, प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दे पाई, तो इस बार इसने एक छोटी सी कैंडल दी ऊपर, तो आप क्या करते होंगे? एंट्री ले लेते होंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता होगा? आप देखते होंगे प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर गई, उसके बाद फिर प्राइस तुरंत नीचे आ जाती होगी। फिर आपको लगता होगा ऐसा कैसे? फिर आप फेक ब्रेकआउट के ट्रैप में फंसते होंगे। उसी तरीके से जब सपोर्ट की बात आती है, प्राइस नीचे की डायरेक्शन में आती है और आपको लगता होगा कि इस बार क्योंकि यहाँ सपोर्ट 1 लिया था, यहाँ सपोर्ट 2 लिया था और प्राइस थोड़ी सी भी नीचे जाती होगी, तो आप एंट्री ले लेते होंगे। और उसके बाद क्या होता होगा? प्राइस इस तरीके से बिहेव करके दोबारा से ऊपर की डायरेक्शन में चली जाती है और पिछले रेजिस्टेंस को भी आप क्लियर कर देती होगी प्राइस। और फिर आप कहते होंगे ऐसा क्यों हुआ? रूल तो यही था ना कि प्राइस अगर रेजिस्टेंस को तोड़े ऊपर की डायरेक्शन में तो एक वहां से रैली देखने को मिलेगी। उसी तरीके से प्राइस अगर नीचे की डायरेक्शन में तोड़े तो वहां से एक शॉर्ट सेल, बहुत बड़ी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में रैली देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, ब्रेकआउट के भी कुछ नियम होते हैं। ब्रेकआउट में अगर वो रूल फॉलो नहीं होते हैं तो ब्रेकआउट फॉलो ही नहीं होगा, वो सस्टेन ही नहीं होगा। आपको समझना ही पड़ेगा इस बात को। ब्रेकआउट सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रेजिस्टेंस को तोड़ दिया ऊपर, एक कैंडल ऊपर बनी और यहां पर एंट्री ले ली। नहीं, आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब तक कि आप 2 से 3 पैरामीटर नहीं देखेंगे तब तक आपको वहां पर एंट्री नहीं लेनी है इस तरीके के ब्रेकआउट्स में। तो चलिए समझते कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे फेक ब्रेकआउट को इस तरीके की अगर आपके साथ सिचुएशन बनती है तो। देखिए, मैं आपको समझा देता हूं, बहुत डिटेल वर्जन में देखना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इसके बाद, क्योंकि ये इतना वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आप कभी भी फेक ब्रेकआउट के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो सबसे पहला तरीका है फेक ब्रेकआउट को कैच करने का। देखिए, पहले तो इस टाइप के ब्रेकआउट में आपको एंट्री नहीं लेनी है। किस टाइप के? देखिए, जहां पर ब्रेकआउट एकदम से सीधी डायरेक्शन में हो गया हो, मतलब कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट हो गया हो, वहां तो आपको एंट्री लेनी ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट सस्टेन ही नहीं होते। आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए, कितने भी चार्ट पैटर्न रीड कर लीजिए, जहां पर ब्रेकआउट एकदम से हुए हो, जहां पर एक सीधी कैंडल में एक सीधी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुए हो, वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होते। वो आपको सीधे जा करके एक रिटेस्ट भी नहीं लेते, वो दोबारा से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। ऐसे ब्रेकआउट जहां पर एक सीधी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ हो, वहां पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। रूल नंबर 1। इसी के अंदर मेथड 2 में क्या होता है? देखिए, ऐसा ब्रेकआउट जहां पर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जा रही हो, फिर इस तरीके से कंसोलिडेट कर रही हो, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस से पहले। ये क्या है? रेजिस्टेंस, मतलब प्राइस रेजिस्टेंस को टच कर रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर रेजिस्टेंस को टच कर रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर रेजिस्टेंस को टच कर रही है और फिर नीचे आ रही है, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस को टच किया और टच करने के बाद एक कैंडल बनाई छोटी सी, फिर उसके बाद एक अपना ट्रेंड को फॉलो किए, ब्रेकआउट दिया। क्यों हुआ ऐसा? देखिए, इस बात को समझिए, क्योंकि प्राइस ने रेजिस्टेंस ले रही है तो यहां पर क्या कर रहा है? सेलर आ रहे हैं, सेलर इसको नीचे ले जा रहे हैं, फिर बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, फिर ऊपर ले जा रहे हैं, फिर दोबारा से सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं इस जगह पर, फिर नीचे ले जा रहे हैं, फिर बायर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, फिर इसको नीचे लेके जा रहे हैं। लेकिन यहां पर इस तरीके से कंसोलिडेशन जोन बन रहा है। कंसोलिडेशन जोन बनने के बाद बायर की एक बार फिर से यहां पर क्या होता है? लेकिन इस बाइंग और सेलिंग की इस जंग में, ये एक जो वॉर हुआ है बायर और सेलर के बीच में, लेकिन इस बार बायर जीत जाते हैं। तो ये आपको बताता है कि ब्रेकआउट से पहले अगर कंसोलिडेशन होना ही चाहिए, मतलब जैसा मैंने पहले बताया मेथड 1 में, ब्रेकआउट इस तरीके से ना हो, वो इस तरीके का ब्रेकआउट सस्टेन ही नहीं करता, क्योंकि वहां पर कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला। बायर और सेलर्स के बीच में एक
एक वॉर ही नहीं मिला, तो वो आपको याद रखना है। ये मेथड 1 के अंदर 2 मेथड है जिसमें आपको याद रखने हैं, लेकिन इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड 2, जो आइडेंटिफाई आपको करके देगा कि हाँ ये क्लैरिटी से ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले तो आपने ये समझ लिया कि ब्रेकआउट सीधे डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, जब भी ब्रेकआउट हो तो कंसोलिडेशन जरूर होना चाहिए। ब्रेकआउट देने से पहले प्राइस को कंसोलिडेशन देना है, तभी आपको वहां पर एंट्री लेनी है। अभी मैं एंट्री और एग्जिट भी बताऊंगा आपको, ब्रेकआउट में कब एंट्री लेनी है और कहां एंट्री लेनी है। अब मेथड 2 समझ लेते हैं। देखिए मेथड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको, जब भी कोई प्राइस ब्रेकआउट देना आपको, जैसे ये कैंडल आ रही है, फिर ये कैंडल आई, फिर ये कैंडल आई, इसके बाद क्या है कि कैंडल का आपको साइज जरूर देखना है और वो कौन सी कैंडल बन रही है ब्रेकआउट के दौरान। ये रेजिस्टेंस है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। अगर कैंडल कुछ इस तरीके से बन रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल का मतलब है, देखिए बुलिश कैंडल बननी चाहिए पहले तो, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहां बननी चाहिए, ब्रेकआउट के दौरान। यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ और आप देख रहे हैं ब्रेकआउट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है और एक बड़ी कैंडल, ध्यान रखना, बिग कैंडल पहला और दूसरा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये 2 कैंडल हैं जो बनने चाहिए। बाय द वे, अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में नहीं आते हैं तो मैंने पूरा अपना कोर्स बना रखा है कैंडल स्टिक पैटर्न का, डिटेल वर्जन में एक एक कैंडल को मैंने डिटेल वर्जन में समझाया कि कौन सी कैंडल क्या कहना चाहती है लाइव मार्केट में, आपको क्या साइकोलॉजी बताना चाहती है। आप ये वाली वीडियो देख लेना मेरी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहां पर कैंडल स्टिक कोर्स के नाम से अवेलेबल है। तो देखिए बिग कैंडल होनी चाहिए यहां पर जब भी ब्रेकआउट हो। बिग कैंडल बताती है कि बायर्स पूरी ताकत के साथ आए हैं, मतलब समझ रहे हो, बायर्स ऐसे नहीं कि 2-4 बायर्स आ गए और उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में, हजारों लाखों की स्ट्रेंथ में बायर्स आए हैं, इसीलिए ये एक बड़ी कैंडल बनी है, विच मीन्स कि इस ब्रेकआउट में जान है, इस ब्रेकआउट में जान है, मतलब ये फेक ब्रेकआउट नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो जब भी ब्रेकआउट हो तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि बिग कैंडल होनी ही चाहिए, बिग कैंडल और स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबोजू कैंडल। अब बहुत से लोगों को बुलिश मारुबोजू नहीं पता होगा, बुलिश मारुबोजू कैंडल बननी चाहिए। अब मारुबोजू क्या है, मारुबोजू में बस ये है कि पूरी बॉडी बननी चाहिए कैंडल की, इस तरीके से विक्स नहीं बननी चाहिए। अगर विक्स बनेंगी तो वहां पर रिजेक्शन आपको दिखा रहा है। अभी आपको मैं चार्ट में दिखाऊंगा कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे फेक ब्रेकआउट को, मैं ये सारी चीजें चार्ट में भी दिखाऊंगा कैसा एक फेक ब्रेकआउट होगा और एक होगा एक सही ब्रेकआउट। आपको दोनों में देखो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये हो गया मेथड 2। अब इसमें क्या करना है, अब दूसरे मैंने क्या है, देखिए अगर ब्रेकआउट कुछ इस तरीके से हो रहा है कि पहले कैंडल इस तरीके से आई, फिर इस तरीके से आई, ये दूसरा फिगर है इस मेथड 2 के अंदर, पहला फिगर ये था। लेकिन अगर ब्रेकआउट के दौरान कैंडल कुछ इस तरीके से आती है जहां पर रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, ये रिजेक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, विक्स बन रही है, विक्स बन रही है, तो देखो अलर्ट होने का टाइम है, इस समय अलर्ट होने का टाइम है। अगर ब्रेकआउट के दौरान विक्स बन रही है कुछ इस तरीके की, ये विक्स कैंडल थी, इसने कुछ विक्स दी, ये विक दी आपको, विक्स मतलब विक कहना चाह रहा हूं मैं आपको, कुछ इस तरीके से डंडी दी कैंडल के ऊपर, ये रिजेक्शन बता रहा है, मतलब प्राइस ऊपर गई, ऊपर देने के बाद फिर नीचे भी गई। लेकिन अगर क्लोज प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस के दौरान ऊपर तो गई लेकिन इस तरीके से क्लोज हुई, इस तरीके से क्लोज हुई, आप ये देखो इस तरीके से, तो मतलब आप समझ लेना कि प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में क्लोज नहीं हुई है। क्लोज प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी ब्रेकआउट हो तो प्राइस हमेशा से ऊपर की डायरेक्शन में क्लोज होनी चाहिए। जैसे ये यहां, जैसे इस जगह पर ये क्लोज हुई है, देखो यहां पर इस जगह मैं आपको दिखा देता हूं, ये कहां पर क्लोज हुई, ब्रेकआउट से ऊपर, रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। रेजिस्टेंस से नीचे प्राइस अगर क्लोज हो रही है, भले वो कितनी भी ऊपर चली जाए रेजिस्टेंस से, लेकिन क्लोज अगर नीचे हो रही है, विच मींस फिर भी ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं है। तो मैंने अभी तक आपको 3 मेथड बता चुका हूं जिससे आपको पता पड़ता है कि फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होना चाहिए, प्राइस इस डायरेक्शन में सीधे ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए, और ब्रेकआउट देने के, अगर ब्रेकआउट हो तो कुछ इस तरीके से कंसोलिडेशन देना चाहिए रेजिस्टेंस के आसपास, फिर ब्रेकआउट देगी तो मतलब ये वहां पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। दूसरा मैंने आपको बताया मेथड 2 में कि यहां पर आपको एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, बिग कैंडल होनी चाहिए, तो ब्रेकआउट है, पॉसिबल है, सस्टेनेबल है, क्योंकि बायर्स पूरी ताकत से आए हैं। उसी तरीके से मेथड 2 में मैंने आपको दूसरे फिगर में बताया कि अगर कैंडल के ब्रेकआउट कैंडल जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रही है उसमें इस तरीके की विक्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना। विक्स रिजेक्शन को बताती है, प्योर बॉडी होनी चाहिए। बॉडी कैसी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की बॉडी होनी चाहिए ब्रेकआउट के दौरान, ये बात आपको याद
रखनी है। चलिए अब चार्ट में समझते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप फेक ब्रेकआउट को। लेकिन इससे पहले मैं तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बताना चाहूंगा जिससे आप 100% कंफर्म हो जाएंगे कि ये एक रियल ब्रेकआउट है या नहीं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का, वो होता है उसका वॉल्यूम। अगर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का मतलब ये कितनी क्वांटिटी के साथ लोग उस जोन में उस पर्टिकुलर शेयर प्राइस को बाई कर रहे हैं। अब इस जगह देखिए ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट के दौरान आप ये देखो पहले वॉल्यूम कितना था, एक एवरेज वॉल्यूम चल रहा था इतना, लेकिन जब एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट किस जगह आया, इस जगह ब्रेकआउट आया, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम भी देखो कितना बढ़ गया। यहां पर ये देखो कि कितना सारा वॉल्यूम है ब्रेकआउट के दौरान, ये इस पोर्शन में आप देखिए, मतलब ये तो डबल कंफर्मेशन हो गया। अब आप देखिए इस चार्ट में आपको चार, अब मैं आपको कंफर्मेशन बताऊंगा जिससे आपको 100% कंफर्म हो जाएगा ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है। देखिए पहला बिग बॉडी कैंडल की, बिग बॉडी कैंडल की, दूसरा यहां पर बुलिश मारुबुजू कैंडल, बुलिश मारुबुजू, तीसरा बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, चौथा वॉल्यूम। मतलब चार चीजें होंगी जिससे आपको कंफर्म हुआ कि ये ब्रेकआउट बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है। अब ये वॉल्यूम क्या था, देखिए जब यहां पर ब्रेकआउट होता है ना, इस जगह पर ब्रेकआउट हुआ तो उस दिन देखिए जिस दिन ये कैंडल बनी, देखो मैं आपको यहां आपको अच्छे से समझा देता हूं, ये देखिए आपको ताकि क्लैरिटी मिल जाए, जिस दिन ये वॉल्यूम, जिस दिन ये कैंडल बनी उसी दिन का वॉल्यूम देखो, यहां पर ये वॉल्यूम देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है। और वॉल्यूम बताता है स्ट्रेंथ, मतलब कितने स्ट्रेंथ के साथ कितने लोगों ने, मतलब एक एवरेज डे पे जितनी बाइंग होती है सेलिंग होती है उससे ज्यादा उस दिन बाइंग हुई है इस ब्रेकआउट के दौरान। मतलब सबको, मोस्ट ऑफ द पीपल को ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, तो बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेंथ के साथ इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस को बाई किया इस जगह पे, बाई किया, जिसकी वजह से एक बिग कैंडल बनी और बड़े कंफर्मेशन के साथ लोगों ने इस जगह पर एंट्री ली। तो इस जगह पर देख सकते हैं उसके बाद प्राइस भी ऊपर गई है। आगे का मैं चार्ट आपको दिखा दूंगा कि इसमें पूरा सस्टेनेबल ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन यहां पर आपने चार चीजें समझी कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अब मैं दिखाता हूं कि फेक ब्रेकआउट कैसा दिखता है। ये तो आपने देखा रियल ब्रेकआउट, ये रियल ब्रेकआउट है, क्या था ये, रियल ब्रेकआउट था ये। लेकिन आप देखते हैं कुछ फेक ब्रेकआउट के एग्जांपल जिससे आपको क्लैरिटी हो। तो आपने समझा कि अगर ब्रेकआउट के पास, जहां जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही हो, अगर ब्रेकआउट के कैंडल के दौरान जो कैंडल आपको ब्रेकआउट दे रही हो उसके आसपास वहां पर वॉल्यूम भी होना चाहिए अच्छा खासा। ब्रेकआउट कैंडल विद वॉल्यूम, 100% श्योरिटी है कि यहां पर ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा, ये बात आपको याद रखना है। तो वॉल्यूम जरूर चेक करने हैं आपको। एवरेज वॉल्यूम देखो, एवरेज वॉल्यूम कितने चल रहे थे, इतने, लेकिन जिस दिन ब्रेकआउट हुआ उस दिन वॉल्यूम कितना आया, इतना सारा, बहुत ज्यादा, एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा। तो वॉल्यूम 100% आपको जरूर चेक करना है जब भी ब्रेकआउट देखना है तो। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, लाइक करते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि अगर आपको कुछ अभी तक समझ में आ रहा है, सिर्फ यस लिख देना अगर आपको कमेंट बॉक्स में समझ में आ रहा है तो। अब देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब फेक ब्रेकआउट की कुछ शक्ल दिखाता हूं आपको कैसी होती है। ये देखिए, ये आपके सामने एक फेक ब्रेकआउट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, फेक ब्रेकआउट का एग्जाम्पल। आप ये देखिए, प्राइस एक बार यहां पर रेजिस्टेंस बनाया इस जगह पर, ठीक है, फिर इस तरीके से प्राइस मूव हो रही है यहां पर, फिर इस जगह पर जाकर के एक रेजिस्टेंस प्राइस ने लिया और यहां पर जाकर ये देखो, ये प्राइस, ये देखो यहां पर इस जगह पर जाकर के एक ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों हुआ यहां पर ब्रेकआउट फेल, आप ही बताओ। अब आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताना कि इस ग्राफ में ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ, मुझे बताओ। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस ग्राफ में, इस चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ। देखिए, ब्रेकआउट फेल होने के कई कारण थे। कारण रीजन नंबर वन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले तो आप ये देखिए, प्राइस ने कौन सी कैंडल दी है, बिग कैंडल नहीं दी, ब्रेकआउट के दौरान बिग कैंडल नहीं है। दूसरा, रिजेक्शन है कैंडल में, ये देखो किस तरह कैंडल बन रही है, कुछ इस तरीके की कैंडल बन रही है। रिजेक्शन कितने हैं यहां पर, ये देखो रिजेक्शन कितने हैं, रिजेक्शन है कैंडल में,
ठीक है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फेक ब्रेकआउट को कैच करने का, वो आप यहां पर इस जगह देखिए, जो है वॉल्यूम देखो ना यार, यहां पर आकर के आप ये देखो, प्राइस ऊपर गई, ब्रेकआउट हुआ, तो देखियो जितने वॉल्यूम एवरेज चल रहा था उस दिन का भी आप वॉल्यूम देखो, यहां पर ये सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही नहीं आया। मतलब जिस दिन अगर ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होता, मतलब लोगों को लगता कि ब्रेकआउट है, अगर आप ये सोच के देखो, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होता तो यहां पर वॉल्यूम जरूर होता, लेकिन वॉल्यूम नहीं था उस दिन। यहां पर प्राइस ऊपर तो की रेजिस्टेंस को तोड़ा, लेकिन वॉल्यूम नहीं था, तो आप डबल कंफर्मेशन आपको मिल गया। एक तो बिग कैंडल नहीं थी और ऊपर भी नहीं टिकी, क्लोज भी इस कैंडल ने क्लोज भी ऊपर नहीं दिया, क्लोज भी कहां पे दिया, ब्रेकआउट के नीचे क्लोज दिया। ठीक है, तो यहां पर 4 तरीके से आपको ये पता पड़ जाता कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। एक तो वॉल्यूम नहीं है, देखो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो, यहां पर वॉल्यूम की कमी है, यहां पर किसकी, वॉल्यूम नहीं है, ये वो चीजें लिख रहा हूं जो नहीं है। दूसरा, रिजेक्शन, बिग कैंडल नहीं है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोज प्राइस ऊपर नहीं है, क्लोज प्राइस जो है वो ब्रेकआउट से ऊपर नहीं है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट चौथा भी यहां पर ये है कि बुलिश कैंडल नहीं है, कोई बुलिश कैंडल नहीं है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वॉल्यूम नहीं है। जिस दिन ब्रेकआउट दिया, यहां पर देखो ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट वाले दिन वॉल्यूम में कोई उछाल ही नहीं है, मतलब लोगों को लग ही नहीं रहा कि यहां पर एक ब्रेकआउट होगा। और एक स्ट्रॉन्ग, इससे पता क्लैरिटी हो जाती है कि स्ट्रॉन्ग तरीके से लोग इस पर्टिकुलर शेयर को बाई नहीं कर रहे हैं। इस जगह पर लोगों को नहीं लगता कि बाई करने की एक सही अपॉर्चुनिटी है, इसलिए यहां पर वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम होना ही चाहिए जिस दिन ब्रेकआउट हो, ये बात आप ध्यान रखिए। एवरेज वॉल्यूम जो चलता है, एवरेज वॉल्यूम क्या चल रहा था यहाँ, अगर ये वॉल्यूम कुछ इस तरीके से आता है यहाँ पर ज्यादा, तो हो सकता था कि ब्रेकआउट सस्टेनेबल हो, एक फेक ब्रेकआउट ना हो। तो देखिए, ब्रेकआउट आप कई तरीके से करते हैं। चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ब्रेकआउट आप लेते हैं, चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। बाय द वे, आपने चार्ट पैटर्न अभी तक नहीं सीखे हैं तो हमने पूरा चार्ट पैटर्न का कोर्स बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमारी स्विंग ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे चार्ट पैटर्न की हमने सीरीज कवर रखी है कि कैसे आप चार्ट पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने समझा कि आप फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो इस तरीके से हमने समझा कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।